बॉलीवुड का सुनहरा दौर अक्सर 1940 के दशक के आखिर से लेकर 1960 के दशक के शुरुआती दौर तक माना जाता है। यह दौर भारतीय सिनेमा में एक बड़ा बदलाव लेकर आया। यह समय बड़ी रचनात्मकता, नई सोच और समाज से जुड़ी फिल्मों का था। फिल्म बनाने वालों ने नए विषयों पर काम किया और अलग अलग तरीकों से फिल्में बनाई। सुनहरे दौर में कुछ बेहतरीन फिल्में और कलाकार सामने आए जो आज भी लोगों को पसंद आते हैं। इस दौर में कई दिग्गज कलाकार, निर्देशक और संगीतकार उभरे। इन कलाकारों ने भारतीय सिनेमा का भविष्य बनाया। उन्होंने अपनी प्रतिभा और करिश्मे से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इसी दौर में रोमांटिक कॉमेडी, सामाजिक ड्रामा और म्यूजिकल जैसी अलग अलग तरह की फिल्में बनने लगी जो बॉलीवुड का हिस्सा बन गईं। सुनहरा दौर सिर्फ मनोरंजन का नहीं था, यह नए आजाद देश की उम्मीदों, सपनों और चिंताओं को भी दिखाता था। इस दौर की फिल्में अक्सर देशभक्ति, सामाजिक न्याय और आधुनिकीकरण की चुनौतियों के बारे में होती थीं। इन फिल्मों के जरिए भारत अपनी पहचान और आकांक्षाओं को देख सकता था। इसी सुनहरे दौर ने आज के भारतीय फिल्म उद्योग की नींव रखी। इसने बॉलीवुड को दुनिया भर में एक बड़ी ताकत बना दिया। इस दौर की फिल्में और कलाकार आज भी दुनिया भर के दर्शकों को प्रेरित और मनोरंजन करते हैं। राज कपूर, जिन्हें अक्सर भारतीय सिनेमा का शोमैन कहा जाता है, सुनहरे दौर के एक प्रमुख व्यक्ति थे। एक ऐसे परिवार में जन्मे जो कला से गहराई से जुड़ा था। कपूर का सफर कम उम्र में ही शुरू हो गया। उन्होंने क्लैपर बॉय के रूप में शुरुआत की और फिल्म निर्माण की बारीकियां सीखी। उनके जुनून और लगन ने उन्हें 24 साल की उम्र में 1948 में आग फिल्म के साथ निर्देशक की भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। फिल्म उद्योग में उनकी शुरुआती एंट्री ने उन्हें माध्यम के साथ साथ आगे बढ़ने का मौका दिया। कपूर का करिश्मा और उनकी प्रतिभा ने उन्हें जल्दी ही स्टार बना दिया। वह आम आदमी की उम्मीदों और आकांक्षाओं का प्रतीक बन गए, एक ऐसा व्यक्तित्व जो पूरे भारत के दर्शकों से जुड़ा। उनके किरदार अक्सर आम लोगों जैसे होते थे जो रोजमर्रा की चुनौतियों से जूझते थे, चाहे वह आवारा का प्यार में पागल आवारा हो या श्री 420 का प्यारा सीधा साधा इंसान। कपूर के अभिनय ने लोगों के दिलों को छू लिया। अभिनय के अलावा कपूर की कहानी कहने और फिल्म निर्माण में गहरी नजर थी। वह दर्शकों की नब्ज समझते थे और ऐसी कहानियां बनाते थे जो मनोरंजक और सोचने पर मजबूर करने वाली होती थी। वह सामाजिक मुद्दों को उठाने से नहीं डरते थे। उन्होंने अपने मंच का इस्तेमाल गरीबी, भ्रष्टाचार और सामाजिक असमानताओं को दूर करने के लिए किया। इससे उनकी फिल्में न केवल लोकप्रिय मनोरंजन बल्कि सामाजिक टिप्पणी का जरिया भी बन गई। राज कपूर सिर्फ एक अभिनेता या निर्देशक नहीं थे, वह एक दूरदर्शी थे। उन्हें सिनेमा की ताकत की गहरी समझ थी। उन्होंने इस समझ का इस्तेमाल लाखों लोगों का मनोरंजन, शिक्षित और प्रेरित करने के लिए किया। भारतीय सिनेमा में उनका योगदान अद्वितीय है। उन्हें न केवल उनकी प्रतिष्ठित फिल्मों के लिए बल्कि आम आदमी के चैंपियन के रूप में उनकी स्थायी विरासत के लिए भी याद किया जाता है। 1947 का साल भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, आजादी की सुबह। इस नई आजादी के साथ राष्ट्रीय गौरव और आत्म अभिव्यक्ति की लालसा बढ़ी। हिंदी सिनेमा अपनी आवाज ढूंढ रहे देश के लिए एक शक्तिशाली माध्यम बन गया। फिल्म निर्माता देशभक्ति, सामाजिक परिवर्तन और एक नए राष्ट्र के निर्माण की चुनौतियों जैसे विषयों का पता लगाने के लिए उत्सुक थे। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा, जहां कई लोगों के लिए खुशी का अवसर था, वहीं बहुत सारे लोगों के लिए दर्द और विस्थापन लेकर भी आया। इस उथल पुथल भरे दौर ने रचनात्मक परिदृश्य को गहराई से प्रभावित किया। फिल्म निर्माताओं ने विभाजन की मानवीय कीमत, शरणार्थी संकट और देश में फैली सांप्रदायिक हिंसा से जूझ रहे लोगों की कहानियां दिखाईं। चुनौतियों के बावजूद हवा में आशावाद और उम्मीद का एहसास था। हिंदी सिनेमा ने उस समय की भावना को दर्शाते हुए ऐसी फिल्में बनाई जो मानव आत्मा के लचीलेपन का जश्न मनाती थीं। प्यार, बलिदान और विपरीत परिस्थितियों पर विजय पाने की कहानियां उन दर्शकों के साथ प्रतिध्वनित हुईं जो खुद एक नई वास्तविकता को जी रहे थे। आजादी के बाद के दौर में हिंदी सिनेमा में खोजे गए विषयों और कहानियों में भी बदलाव आया। पौराणिक और ऐतिहासिक कहानियां लोकप्रिय रही, लेकिन सामाजिक यथार्थवाद पर जोर बढ़ रहा था। फिल्म निर्माताओं ने आम लोगों के जीवन, उनके संघर्षों और उनकी आकांक्षाओं पर ध्यान दिया।
इस बदलाव ने नए स्वतंत्र राष्ट्र के सामने आने वाली चुनौतियों को समझने और उनका समाधान करने की इच्छा को दर्शाया। सामाजिक यथार्थवाद शुरुआती बॉलीवुड में, खासकर सुनहरे दौर के दौरान, एक प्रमुख विषय के रूप में उभरा। इतालवी सिनेमा के नव यथार्थवादी आंदोलन से प्रेरित होकर फिल्म निर्माताओं ने भारतीय समाज की वास्तविकताओं को ईमानदारी और संवेदनशीलता के साथ चित्रित करने की कोशिश की। यह आंदोलन केवल एक शैलीगत विकल्प नहीं था, यह सिनेमा को सामाजिक टिप्पणी और परिवर्तन के साधन के रूप में इस्तेमाल करने का एक सचेत प्रयास था। चेतन आनंद की 1946 की फिल्म नीचा नगर और बिमल रॉय की 1953 की फिल्म 2 बीघा जमीन जैसी फिल्मों ने हाशिए पर रहने वालों और मजदूर वर्ग की दुर्दशा को सामने लाया। नीचा नगर ने भारतीय समाज में वर्ग विभाजन को उजागर किया। इसमें तेजी से आधुनिक होते शहर की झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों के संघर्षों को दर्शाया गया है। 2 बीघा जमीन, एक किसान की मार्मिक कहानी जो अपने कर्ज चुकाने के लिए शहर जाने को मजबूर है, ने ग्रामीण गरीबों के शोषण पर प्रकाश डाला। ये फिल्में, हालांकि अक्सर दिल दहला देने वाली होती थीं, सामाजिक अन्याय और आर्थिक असमानता की एक शक्तिशाली आलोचना पेश करती थीं। उन्होंने दर्शकों को उस समय की असहज वास्तविकताओं का सामना करने के लिए मजबूर किया। वास्तविक स्थानों, गैर पेशेवर अभिनेताओं और कच्चे संवाद के इस्तेमाल ने इन कहानियों की प्रामाणिकता को बढ़ाया। बॉलीवुड में सामाजिक यथार्थवाद का उदय चुनौतियों के बिना नहीं था। सामाजिक मुद्दों के अपने साहसिक चित्रण के लिए फिल्म निर्माताओं को अक्सर सेंसरशिप और आलोचना का सामना करना पड़ा। हालांकि वे सिनेमा की परिवर्तन लाने की शक्ति में विश्वास से प्रेरित होकर बने रहे। सामाजिक टिप्पणी के प्रति इस प्रतिबद्धता ने भारतीय सिनेमा के परिदृश्य को आकार देने में मदद की, जिससे भविष्य की फिल्म निर्माताओं के लिए अपने काम के माध्यम से महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों को संबोधित करने का मार्ग प्रशस्त हुआ। राज कपूर की 2 सबसे प्रसिद्ध फिल्में 1951 की आवारा और 1955 की श्री 420 बॉलीवुड के सुनहरे युग के बेहतरीन उदाहरण हैं। ये फिल्में न केवल व्यावसायिक रूप से सफल रहीं, बल्कि सांस्कृतिक घटनाएं भी रहीं, जिन्होंने भारतीय सिनेमा पर एक अमिट छाप छोड़ी। उन्होंने मनोरंजन को सामाजिक टिप्पणी के साथ मिलाने की कपूर की अनूठी क्षमता का प्रदर्शन किया, जिससे ऐसी कहानियां बनी जो आकर्षक और विचारोत्तेजक दोनों थीं। आवारा ने राज की कहानी बताई, जो एक गरीब नौजवान है जो जन्म के समय अपने अमीर परिवार से बिछड़ जाता है। सड़कों पर रहने को मजबूर, वह छोटे मोटे अपराधों का जीवन जीने लगता है। उसे रीता से प्यार हो जाता है, जो एक वकील है और अमीर वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। फिल्म ने गरीबी, सामाजिक अन्याय और नए स्वतंत्र भारत में पहचान के संघर्ष जैसे विषयों की पड़ताल की। इसका प्रसिद्ध गाना आवारा हूं दबे कुचले लोगों का गान बन गया। श्री 420 एक ऐसा शीर्षक जो भारतीय दंड संहिता की उस धारा को संदर्भित करता है जो छोटी मोटी चोरी और धोखाधड़ी से संबंधित है। राज की कहानी है, जो एक भोला लेकिन आदर्शवादी युवक है जो बेहतर जीवन का सपना देखते हुए बॉम्बे आता है। उसका सामना कई तरह के लोगों से होता है, कुछ जो उसकी मासूमियत का फायदा उठाते हैं और कुछ जो उसे एक ईमानदार रास्ते पर ले जाते हैं। फिल्म ने शहरी जीवन के भ्रष्टाचार और नैतिक जटिलताओं पर एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी पेश की। आवारा और श्री 420 दोनों ही अपनी कहानी, संगीत और अभिनय में अभूतपूर्व थी। उन्होंने राज कपूर की बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, जिन्होंने हास्य से लेकर नाटकीय भूमिकाओं तक सहजता से बदलाव किया। फिल्मों में दिग्गज शंकर जयकिशन द्वारा रचित यादगार गाने थे, जिनके बोल प्रसिद्ध कवि और गीतकार हसरत जयपुरी ने लिखे थे। श्री 420 का मेरा जूता है जापानी और आवारा का घर आया मेरा परदेसी जैसे गाने बेहद लोकप्रिय हुए और आज भी पसंद किए जाते हैं। बॉलीवुड के सुनहरे दौर में प्रतिभाओं की भरमार थी, लेकिन 3 अभिनेताओं ने इस दौर को परिभाषित किया: राज कपूर, दिलीप कुमार और देव आनंद। अक्सर भारतीय सिनेमा की त्रिमूर्ति के रूप में संदर्भित, प्रत्येक अपनी अनूठी शैली और करिश्मे के साथ पर्दे पर आए, दशकों तक दर्शकों को मंत्रमुग्ध करते रहे। राज कपूर, जैसा कि पहले चर्चा की गई है, आम आदमी को चित्रित करने में उत्कृष्ट थे। उनके किरदार भरोसेमंद होते थे, अक्सर गरीबी, सामाजिक अपेक्षाओं और प्यार की जटिलताओं से जूझते रहते थे। वह अपनी हास्य प्रतिभा को अपनाने या अधिक नाटकीय क्षेत्र में जाने से नहीं डरते थे।
दिलीप कुमार, जो अपने मेथड एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं, त्रासदी के उस्ताद थे। वह अपनी भूमिकाओं में एक गंभीरता और तीव्रता लाते थे। 1955 की देवदास और 1960 की मुगल-ए-आजम जैसी फिल्मों ने दिल टूटने और निराशा से लेकर जुनून और पीड़ा तक कई तरह की भावनाओं को व्यक्त करने की उनकी क्षमता का प्रदर्शन किया। उनके अभिनय ने भारतीय सिनेमा में अभिनय के लिए एक नया मानक स्थापित किया। देव आनंद अपने आकर्षक व्यक्तित्व और शानदार अंदाज के साथ शहरी परिष्कृत नायक का प्रतीक थे। वह अक्सर ऐसे किरदार निभाते थे जो आकर्षक, मजाकिया और जीवन से भरपूर होते थे। 1956 की सीआईडी और 1965 की गाइड जैसी फिल्मों ने उनकी बहुमुखी प्रतिभा और दर्शकों के साथ भावनात्मक स्तर पर जुड़ने की उनकी क्षमता का प्रदर्शन किया। अपनी अलग अलग शैलियों के बावजूद त्रिमूर्ति ने अपने काम के प्रति प्रतिबद्धता और कहानी कहने के जुनून को साझा किया। उन्होंने नए विषयों की खोज और विभिन्न शैलियों के साथ प्रयोग करते हुए भारतीय सिनेमा की सीमाओं को आगे बढ़ाया। उनकी प्रतिबद्धता पौराणिक थी, लेकिन यह रचनात्मक प्रेरणा का स्रोत भी थी। हर कोई एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करता था, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय सिनेमाई इतिहास में कुछ सबसे यादगार प्रदर्शन और फिल्में सामने आईं।